एक तरफ रागिनी सोनकर और दूसरी तरफ पल्लवी पटेल। जब दो महिला विधायकों ने संभाला मोर्चा तो सत्ताधारियों के होश हो गए फाख्ता। धुआंधार भाषण ने मचा दिया तहलका। कभी पल्लवी पटेल पीएम मोदी को बीच में लाकर दागती सवाल, तो कभी रागिनी सोनकर गिद्धों वाले बयान पर सरकार की बजा देती पुंगी। सत्ताधारी तो समझ ही नहीं पाए कि करें तो करें क्या। अखिलेश यादव की इन दो महिला सिपाहियों का दिखा झांसी की रानी वाला अवतार। सदन में भरी हुंकार तो किसी के पेपर उड़ गए और किसी का चेहरा पड़ गया फक। वहां पे गिद्ध नहीं गए थे, वहां पे सुअर नहीं गए थे, वहां पे इस देश में आस्था रखने वाले। Please don't disturb in between. Don't disturb in between. No, don't disturb in between. You have no right. Absolutely no right. उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी की दो शेरनी विधायकों ने ऐसा हंगामा काटा है कि चारों तरफ हल्ला बोल दिखाई दे रहा है। सत्ताधारी पार्टी के मंत्री और विधायक बगले झांक रहे हैं। स्पीकर को समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे रोका जाए और मंत्रियों को समझ नहीं आ रहा कि जो सवाल इन्होंने उठाए हैं, जो दस्तावेज उन्होंने दिखाए हैं, इनसे कैसे अपना बचाव किया जाए और कैसे जवाब दिए जाएं। एक विधायक है पल्लवी पटेल और दूसरी है रागिनी सोनकर। जब जब विधानसभा का सत्र होता है ये दोनों विधायक चर्चाओं में रहती हैं, क्योंकि इन दोनों की तरफ से पुख्ता सबूतों के साथ सरकार के सामने सवाल उठाए जाते हैं और जब सवाल उठाए जाते हैं तो सरकार के मंत्री और जवाब देने वाले लोग बगले झांकते नजर आते हैं, क्योंकि हर बार वो अपनी ही बातों में उलझे नजर आते हैं, फंसे नजर आते हैं। एक बार फिर सदन में चर्चा का दौर चल रहा था और मौका मिला रागिनी सोनकर को बोलने का, तो उन्होंने शुरुआत गिद्धों वाले बयान से की, उन्होंने शुरुआत सुअरों वाले बयान से की, जो बयान सत्ताधारी पार्टी की तरफ से दिए गए थे। जरा सुनिए कैसे रागिनी सोनकर ने एक एक बयान का जवाब देते हुए सत्ताधारियों की बैंड बजा दी। आज इस भरे सदन में मैं सर्वप्रथम संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करती हूँ, जिन्होंने आर्टिकल 25 में हमें ये अधिकार दिया, स्वतंत्र धर्म का सम्मान अधिकार और हर आस्था का सत्कार। और इसी के नाते आज पूरे देश में और प्रदेश में हमारे बीच में कुंभ का महापर्व जो रहा, उसमें पूरे देश से लोग आए। मैं सभी लोगों का जो आए उनका स्वागत करती हूँ। यहाँ कई प्रकार की चर्चाएं हुई और बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया। ये जो लोग विभिन्न प्रदेशों से और यहाँ तक कि विश्व के कोने कोने से आए, वो किसी राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो आस्था से, धर्म से और अपने देश, अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पर आए। महाकुंभ के आयोजन में जितना बजट होना चाहिए था, सरकार ने उसकी कमी की। महाकुंभ में जो सुविधाएं हमारे लोगों को देनी चाहिए थी, सरकार ने उसकी कमी की। वहाँ पे गिद्ध नहीं गए थे, वहाँ पे सुअर नहीं गए थे, वहाँ पे इस देश में आस्था रखने वाले, इस देश को लोकतांत्रिक समझने वाले, इस देश में भाईचारे को आगे लेकर के जाने वाले लोग वहां पे पहुंचे थे। मैं इस सदन में आज बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें कही गई। बजट की जबकि चर्चा होती है तो बजट में किस तरीके से डिवीजन होता है उसकी बात होती है। अभी सत्र में कुछ दिन पहले बात हुई कि अंग्रेजी में विधायकगण अपने भाषण दे सकते हैं, लेकिन जब आपके बजट में एलोकेशन की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, जो हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी नींव अंग्रेजी से शुरू नहीं होगी, तो वो आगे जाकर के आपके अंग्रेजी में दिए हुए भाषणों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं? जहां 15% कहीं आपकी सरकार बजट दे रही थी, आज शिक्षा में वो बजट गिरा करके 13% पे आ चुका है। ये स्थिति है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, क्योंकि मंत्री जी यहाँ बैठे नहीं है, जब स्वास्थ्य पे जब विपक्ष चर्चा करने की कोशिश करता है, मंत्री जी उत्तेजित हो जाते हैं। शायद इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य पे मात्र 6% का बजट दिया गया है और इस 6% के बजट में भी मंत्री जी 40% का बजट पिछले जो बजट में था एलोकेटेड, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम बात करें ग्रामीण अंचल की, जो उत्तर प्रदेश की 60-70% की आबादी है, अगर हम उसमें बजट के एलोकेशन की बात करें तो मात्र 4% का बजट है, जो 8 करोड़ 8 लाख की आप बात करते हैं, 8 लाख करोड़ की 8 लाख 8 हज़ार करोड़ की बात करते हैं, उसमें मात्र 4% का बजट दिया गया है।
और सबसे बड़ी नाइंसाफी अगर इस सरकार में कोई झेल रहा है तो वो हमारा किसान है। पूरे देश का एवरेज औसत अगर निकाल लिया जाए तो बाकी प्रदेशों में जहां किसानों को 6% का बजट मिल रहा है, वहां उत्तर प्रदेश की सरकार में मात्र 3% का बजट है जो हमारे किसानों को दिया जा रहा है। और सबसे आखिरी में और सबसे जरूरी बात, अभी हमारी माननीय सदस्य बार बार पीडीए की बात कर रही थी, तो सदस्य आप भी और यहाँ सम्मानित सदस्यगण में आपको सभी को बताना चाहूंगी कि जहां पूरे देश में 3% का बजट विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वो आपका दलित समाज हो, वनवासी समाज हो और अल्पसंख्यक समाज हो, उसको दिया जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 1% का बजट दिया जाता है। और उस 1% के बजट में भी आपका 30% का बजट ऐसा धरा का धरा ही रह जाता है, विभाग उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। हम इतने बड़े बड़े बजट की बात कर रहे हैं, मैं आंकड़े रखना चाहूंगी। शिक्षा विभाग में वर्तमान में 14% का बजट जो है वो शेष रह गया, इस्तेमाल नहीं कर पाए। स्वास्थ्य में 40% का बजट ऐसे ही रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। आवास में 46% का बजट रह गया, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। SC ST माइनॉरिटी में 30% का बजट है, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की बात करें, 35% का बजट है, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम ट्रांसपोर्ट और PWD की बात करें, 6% का बजट है, जो पुराना बजट है, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। समाज कल्याण के मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, 23% का बजट आज ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। कृषि विभाग वैसे ही 4% किसानों को दिया जा रहा है बजट में से, उसमें से भी 10% बजट ऐसे ही धरा का धरा रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो मैं बजटों पे बहुत बातें नहीं करूंगी, क्योंकि जो पुराना है उसे ही नहीं इस्तेमाल कर पाए तो बड़े बड़े बजटों का क्या हवाई लूटी जाए। मैं बात करना चाहूंगी अपने देश की एकता की, क्योंकि जिस समय यहां अंग्रेजी की बात हुई उस समय उर्दू के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। उर्दू में जो लोग बोलते हैं उनको कुछ शब्दों से नवाजा गया। हमारे देश में उर्दू को बड़े ही लगाव से देखा जाता है। हिंदी अगर हमारी मातृभाषा है तो आज का ये जो देश है वो अंग्रेजी से भी नहीं घबराता है, अंग्रेजी को सीखने की पूरी इच्छा रखता है। पंडित ब्रिज नारायण जी, पंडित रतननाथ सरहार जी, मुंशी प्रेमचंद जी, पंडित आनंद मोहन जी, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति रहे हुए कृष्णकांत जी, इन सभी लोगों का उर्दू से बहुत लगाव था। तो क्या इनके लिए भी उन्हीं शब्दों से नवाजा जाएगा? मैं आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, ये विकसित देश है, ये प्रगतिशील देश है और ये युवाओं का देश है। और युवाओं की यही आवाज है कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में, हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे झंडे की अब ये देश नहीं बंटने देंगे। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी सोनकर बोलने के बाद चुप हुई थी और अब नंबर आया था पल्लवी पटेल का। पल्लवी पटेल के तेवर पहले से ही सबको पता थे कि जब ये बोलेंगी तो सत्ताधारियों की बैंड बजाएंगे, पोल खोलेंगी और राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक इनकी बात जाएगी और सीएम से लेकर पीएम तक को ये लपेटे में लेंगी। और ठीक वैसा ही हुआ। पल्लवी पटेल ने माइक संभाला, अपनी बात करनी शुरू की और उन्होंने शुरुआत की भ्रष्टाचार से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा सरकार आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भ्रष्टाचार पर ये अपनी परिभाषा बताएं, अपना स्टैंड साफ करें और बताएं कि भ्रष्टाचार के बारे में इनके क्या विचार हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ था, किसी को कोई जवाब नहीं आ रहा था और पल्लवी पटेल लगातार बोल रही थी। जरा सुनिए पल्लवी पटेल ने कैसे अपनी बात पूरी की और जब बीच में उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने जमकर अंग्रेजी झाड़ी और उसी अंग्रेजी पर बहस कर डाली जिस अंग्रेजी को सरकार की तरफ से वरीयता दी गई थी। जरा सुनिए पल्लवी पटेल ने क्या कहा। ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए सबसे पहले भ्रष्टाचार की लड़ाई पे भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है ये इस सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट करे। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि समाज का चाहे कोई भी अंग हो, चाहे विकास का कोई भी आयाम हो, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो साथ रहते रहते धीमे धीमे पूरे समाज को खा करके खोखला करने का काम करता है।
और मुझे समझ में नहीं आता, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जिस भी मजबूरी से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को आप प्रश्रय दे रहे हैं, मैं नेता सदन से कहना चाहती हूं कि इसका सीधे सीधे असर पूरे 25 करोड़ लोगों के हितों को प्रभावित करता है। खुलेआम मैंने ये मुद्दा इस सदन में उठाया, तमाम साक्ष्य, तमाम प्रपत्रों के साथ। और प्राविधिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, लेकिन आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, आप उस पर बात नहीं करेंगे, और अगर सवाल पूछो तो नेता सदन क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, हम अपना दल बहुत छोटा दल है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि आपके डर से हम चुप हो जाएं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि जहां तमाम धार्मिक स्थलों के लिए आप पैसे का आवंटन कर रहे हैं, वहां भगवान महावीर के 24 तीर्थंकरों के लिए, बौद्ध स्थलों के लिए, नानक देव के तमाम गुरुद्वारों के लिए, कबीर की किसी बैठकी के लिए आपने पैसे का आवंटन नहीं किया है। मान्यवर, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए। नो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, नो, डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, यू हैव नो राइट, एब्सोल्युटली नो राइट। आप अपने मौके पे बोलिएगा, मैं बोल लूं उसके बाद बोलिएगा, बोलने मैं बोलूं उसके चलिए, बाद ठीक है बोलिएगा, विजय जी, मैं बोलूं उसके बाद बोलिएगा। बोलिए I might have many objections to what you said, but I didn't raise down my voice. पल्लवी जी बोलिए आप बोलिए अपनी बात। आप बोलिए अपनी बात। मान्यवर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को? इतना भेदभाव, आप स्वयं कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो मान्यवर, बांट तो आप स्वयं ही रहे हैं ना। तो सुना आपने, पल्लवी पटेल और रागिनी सोनकर को। समाजवादी पार्टी के ये दोनों विधायक हैं और दोनों ही जब सदन में बोलने खड़े होती हैं तो सत्ताधारियों की बत्ती गुल हो जाती है। सत्ताधारियों को समझ नहीं आता कि इनके सवालों से कैसे बचा जाए और कैसे इनके सवालों के जवाब दिए जाएं। अखिलेश यादव ने बड़े सोच समझकर इन दोनों को विधायक बनाया है और जब ये सदन में बोलती हैं तो सत्ताधारियों के सामने अखिलेश यादव की सोच उजागर होती है कि उनकी दूरदर्शी सोच का क्या कमाल है। दो ऐसी नेताओं को सदन में लेकर आए हैं जो सत्ताधारियों की बोलती बंद कर देती हैं।